Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture. The topic is lecture biology, class first year. और टॉपिक है मेरा combating या controlling disease. किस तरह से हम किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या combat कर सकते हैं. Today the topic is this. We can control diseases with different methodology. First of all, I will discuss preventive measure, हिफाजती इक़दामात कि हम किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके उस बीमारी से बच सकते हैं. उसके बाद दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन का या इम्यूनाइजेशन का, और तीसरा तरीका है ड्रग ट्रीटमेंट का यानी दवाइयों का इस्तेमाल. तो आप बच्चों अच्छे से जानते हैं आजकल का जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कोरोना वायरस है, जिसका आजकल बहुत शोर है हर तरफ और पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है. अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो आप हो सकता है इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझेंगे. कहा यह जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, तो वो प्रिवेंटिव मेजर में है, यानी खुद को बचाना. आप टच ना करें किसी ऐसी जगह को, सरफेस को जहाँ से कोई कोरोना का पेशेंट गुजरा हो या कोई ऐसा फर्द जिसको कोरोना हो और हमें मालूम ना हो, हम उसको छू लें या उसने जिस चीज़ को छुआ है हम उस जगह को, उस ऑब्जेक्ट को छू लें, तो वो बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है. तो हम उसकी प्रिवेंटिव मेजर क्या लेते हैं, यही हमारा टॉपिक है. इसमें जो आपके सिलेबस में शामिल है वो एड्स है और हेपेटाइटिस है. व्हाट इज एड्स? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है. एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एब्रिविएशन है ये, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि इसको स्प्रेड करने में अहम किरदार अदा करता है. और एड्स जो है वो होती कैसे है, उसके जो अब तक जाने गए मेथड हैं कि किन तरीकों से एड्स फैल सकती है, उसमें हम खुद को कैसे बचा सकते हैं एड्स से. तो एड्स कैन बी कंट्रोल और प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द फ्री सेक्शुअल कांटेक्ट, बाय अवॉइडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ऐसे पेशेंट का ब्लड जिसको ऑलरेडी एड्स हो और वो किसी नॉर्मल या हेल्दी पर्सन के लगा दिया जाए तो वो भी एड्स का शिकार हो सकता है. और नंबर 3, contaminated syringes and surgical instrument are also included in the spread of AIDS. तो अगर इन बातों से हम बच जाएं तो एड्स से बचा जा सकता है. एड्स एक वायरल डिजीज है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ परहेज है. कुछ वैक्सीन इसकी तैयार की जा चुकी हैं लेकिन वो 100% कामयाब नहीं है, उन पे अभी तजर्बात जारी हैं. तो वैक्सीन किसे कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीन असल में लैटिन वर्ड लफ्ज वेका से निकली है, जिसका मतलब है काउ. और फर्स्ट टाइम ये एडवर्ड जेनर जो है उसने 1795 में कॉपॉक्स, ये ऐसे पॉक्स हैं या ऐसे फोड़े हैं जो गाय के जिस्म पे होते हैं, उसने देखा कि एक जो मिल्क मेड था, गायों की को खिलाने पिलाने वाला या गायों का दूध निकालने वाला, गवाला आप कह लें, उसके बॉडी पे कुछ कॉपॉक्स के निशान उसको मिले. और फिर उसने बाद में देखा उसी एरिया के लोगों को, जब कॉपॉक्स हुई, बहुत से लोग उस वबाई मर्ज का, जिसको मैं एपिडेमिक्स कहती हूँ, एपिडेमिक्स जो है इसको वबाई अमराज के तौर पर लिया जाता है. जैसा कि आजकल हमारे यहाँ एपिडेमिक्स में कोरोना है, बल्कि अब तो वो पेंडेमिक बन चुकी है, बहुत पूरी दुनिया में वो फैल चुकी है. एपिडेमिक एक इलाके में जो वबा फैल जाती है, उसमें कॉपॉक्स की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी. एडवर्ड जेनर ने पहली मरतबा 1795 में इसकी वैक्सीन तैयार की थी. गाय के उन पॉक्सिस से जिसमें पस भरी हुई थी, उसने वो पस लेके
वो जो पीप थी, पस थी उससे ये वैक्सीन बनाई थी। और वैक्सीन का लफ्ज मैंने आपको बताया वेका से निकला है। वैक्सीन में होता क्या है, हम एक जिस भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं या उसको कतरे की सूरत में पिला रहे होते हैं, जैसा कि पोलियो की वैक्सीन आपने देखी होगी, वो ड्रॉप्स की सूरत में आपने बचपन में पिया होगा। उसमें होता क्या है कि एक कमजोर जरासीम पोलियो का या जिस भी बीमारी की वैक्सीन आप करवा रहे हैं उसका एक कमजोर जरासीम, मरा हुआ नहीं, एक वीकेंड जो है वो जर्म जो है वो लेके उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में, उस वक्त जब उसको बीमारी ना हुई हो, तो उसकी बॉडी में कुदरत की तरफ से फिर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, उसके खिलाफ मुदाफियत पैदा हो जाती है। अल्लाह की तरफ से हमारी बॉडी वैक्सीन का बॉडी में एंटर होते ही उस मुतलका जरासीम के खिलाफ दवाई बनाना शुरू कर देती है, और वो दवाई उस जरासीम के खिलाफ जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होती है। खुदा न खास्ता अगर हम हेल्दी हैं और वैक्सीन हमें है, सपोज हेपेटाइटिस की वैक्सीन मैंने कराई हुई है, तो अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस का वायरस मेरी बॉडी में कहीं से आ जाए, तो ऑलरेडी वैक्सीन की वजह से उसकी मेडिसिन या उसकी दवाई या उसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑलरेडी मेरी बॉडी में कुदरत की तरफ से नेचुरली प्रोड्यूस हो चुकी हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन, वो पैदा हो जाती हैं। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये एक तरीकाकार है, एक मेथडोलॉजी है कंट्रोल करने के लिए डिजीज को। इसी के साथ ही एक और टर्म इम्यूनाइजेशन की यूज की जाती है। इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जिसे आप आम जुबान में कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट और रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस। ये इम्यूनिटी जो है ये किसी भी बॉडी की एबिलिटी है या सलाहियत है कि अगर उसकी बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाए तो उसके खिलाफ, उस जरासीम के खिलाफ लड़ने की ताकत को एबिलिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी जो है ये इंक्लूड करती है, इसमें डिफरेंट माइक्रोब्स जो हैं वो अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो इम्यूनिटी उनको कंट्रोल कर लेती है। जैसा कि आजकल कहा जा रहा है कि आज की मशहूर मिसाल आपके सामने कोरोना है। कोरोना के जो पेशेंट हैं अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोरोना का जरासीम उनको ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकता। अपनी इम्यूनिटी को रेज करने के कई तरीके हैं। आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं, टाइम पे खाना खाएं, हेल्दी फूड लें, अच्छी नींद लें और टेंशन फ्री लाइफ गुजारें तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। और इम्यूनिटी जब बेहतर होगी तो आपकी बॉडी की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंसेस जो है उसके लिए बेहतर हो जाएगी। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, या डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो you must know कि vaccination is a method, is a process in which vaccine is injected in patient body, जबकि immunization जो है वो उस patient की अपनी body की ability है कि वो उन बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन में बुनियादी फर्क यही है जो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन में हम फॉरेन पार्टिकल, एक वीकेंड फॉरेन पार्टिकल जो होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको इंजेक्ट करवा देते हैं बॉडी में। जबकि इम्यूनाइजेशन में हमारी बॉडी की अपनी कुदरती सलाहियत या एबिलिटी होती है कि वो फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ किस तरह से लड़ सकती है और हमें उससे बचा सकती है। कंबैटिंग या कंट्रोलिंग डिजीज के टॉपिक में आपको मैंने जो पहला तरीका बताया, प्रिवेंटिव मैयर यानी हिफाजती इकदाम, बीमारियों के से बचने के लिए कैसे हिफाजती इकदाम करने चाहिए। वैक्सीनेशन जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, इसमें हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं प्रिवेंटिव मैयर में एड्स की एग्जांपल दे चुकी थी, हेपेटाइटिस का जिक्र किया, और ये भी बताती चलूं कि हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस का स्प्रेड भी तकरीबन एड्स से मिलता जुलता है। ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनसे हो सकता है। और याद रखिए
कि हेपेटाइटिस भी इनक्योरेबल है। अगर ये एक दफ़ा सीवियर कंडीशन में हो जाए तो फिर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। इसको हम पहले से ही हिफाजती तौर पे अगर वैक्सीन करवा लेते हैं तो हमारा बच जाना ज़्यादा आसान हो जाता है। वैक्सीन का मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर ले चुके हैं और उसके बावजूद भी खुदा न खास्ता बॉडी में डिजीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है, तो फिर उसको हम वैक्सीन या फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बॉडी में कोई डिजीज इंट्रोड्यूस हुई है तो इम्यूनिटी उसको खुद ही कंट्रोल करेगी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, वरना फिर हम उसका वैक्सीन यूज करेंगे। और वैक्सीन से हट के जो हमारे पास एक और मेथड है वो है ड्रग ट्रीटमेंट, अद्वियात का इस्तेमाल। अब अगर कोई बीमारी हमारे जिस्म में हो जाए, इफ we fall down in a disease, then what we have to do, different methodologies are here to treat that diseases. एंटीबायोटिक्स हैं, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, जीन थेरेपी है, IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, टू कम्बैटिंग डिजीज इन डिफरेंट मेथड्स। मुख्तलिफ तरीकों से किसी बीमारी को कंट्रोल करने का नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इसमें दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसमें हिफाजती इकदाम भी किए जाते हैं, इसमें सोसाइटी मुआशरा भी हिस्सा लेता है, इसमें मैं और आप भी हिस्सा लेते हैं। हम सब मिलकर किसी बीमारी के खिलाफ अगर जंग लड़ते हैं तो वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आता है। बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है ये, मैं एक लेक्चर में पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट और लिख रखे हैं जिसमें क्लोनिंग का जिक्र किया है और आइडेंटिकल ट्विन्स का जिक्र किया है। क्लोनिंग जो है वो उसका ड्रग ट्रीटमेंट से डायरेक्ट तो कोई ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन यह है कि क्लोन जो एनिमल्स हैं उनमें आप यूँ समझ लें कि कुदरत की तरफ से जो हमारे यहाँ इम्यूनिटी पाई जाती है, अगर किसी एनिमल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इम्यूनिटी कम है तो हम उसका क्लोन तैयार कर सकते हैं। क्लोनिंग है क्या? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि एक सिंगल सेल की मदद से एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल हम पैदा करवा लेते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। डॉली शीप का जिक्र मैंने पहले भी किया था, स्कॉटलैंड में बड़ी कामयाबी के साथ क्लोनिंग की गई थी 1997 में। और इसमें होता यह है कि आप सपोज इसी शीप का या भेड़ का मैं हवाला देती हूँ, सपोज करें आप उसका ये एक सिंगल बॉडी का सेल है उस और इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है सेल का। आप ये न्यूक्लियस ले लें और किसी भी फर्टाइल एग में इस न्यूक्लियस को इंजेक्ट कर दें। अब ये न्यूक्लियस जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लोन आप तैयार करवाना चाह रहे हैं उसका न्यूक्लियस लेना है आपने। सोमैटिक बॉडी कोई भी सोमा सेल ले लें, बॉडी का सेल ले लें, जनरेटिव सेल लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसको एक फर्टाइल एग का न्यूक्लियस जो है उसको रिमूव करवा दें और उसमें न्यूक्लियस आप डाल दें जिसका क्लोन आप तैयार करना चाह रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस की मौजूदगी में ये जो एग है इसको अब आप इनएकुलेट कर दें किसी भी यूट्रस में या वोम में, तो उससे जो उस यूट्रस में जो बेबी डेवलप होगा वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो सेम वैसी ही होगी जैसा कि न्यूक्लियस आपने लिया होगा। जिसका न्यूक्लियस लेंगे आप क्लोन उसी का पैदा होगा। आप इस क्लोनिंग के तरीके से एक ही शक्ल के आइडेंटिकल कॉपीज हासिल कर सकते हैं। 1000 किस्म आप एट अ टाइम 1000 भेड़ें एक ही शक्ल की पैदा कर सकते हैं लेबोरेटरी में एक सिंगल सेल की मदद से। एक जो एनिमल आप पैदा करवा रहे हैं जिसको क्लोनिंग का फिनोमेना मैं दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हम क्लोन एनिमल्स और क्लोन प्लांट्स जो हम पैदा करवा रहे हैं उनके बड़े यूजेनिक एम्स हैं, बहुत फायदे उनके हैं। लेकिन क्लोनिंग को
इंसान के लिए मना कर दिया गया है। इंसान के ऊपर अगर ये काम किया जाता तो खुदाई दावा हो जाता। क्लोनिंग को फिर मुख्तलिफ दूसरे जानदारों की पैदावार में इस्तेमाल किया जा रहा है। आइडेंटिकल ट्विंस क्लोनिंग से थोड़ा हटके है। आइडेंटिकल ट्विंस में एक सिंगल एग होता है, फर्टाइल एग है ये। इसकी क्लीवेज स्टेज पर दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं, दोनों से अलग-अलग आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं। ये क्लोनिंग से हट के ये फिनोमेना है। आइडेंटिकल ट्विंस में फर्टाइल एग जो है वो उससे पैदा होते हैं। ये एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे दो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं, जबकि क्लोनिंग में एक सिंगल सेल से आप अपनी मर्जी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करवा सकते हैं। आज मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया कॉम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज, ये अलहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एड्स आ सकता है, हेपेटाइटिस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन आ सकता है, वैक्सीन की डेफिनेशन अलहदा से आ सकती है, ड्रग ट्रीटमेंट पे अलहदा से नोट आ सकता है, IDM शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिकल ट्विंस का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सारी बातें आज मैंने आपको बता दी। बच्चों, आपने अपनी बुक खोल के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह।